हर मंगल रात 7:30 बजे और बुध दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं मोहम्मद नौमान। इस खास प्रोग्राम में आज बात इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ एज इन्वेस्टमेंट की। दरअसल ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयर बाजार में लिस्टेड और ट्रेड होने वाले फंड्स हैं। न्यू फंड ऑफर्स यानी एनएफओ के पीरियड के दौरान ये फंड हाउस से खरीदने के लिए अवेलेबल होते हैं। एनएफओ के बाद फंड्स की यूनिट्स शेयर बाजार पर लिस्ट होती हैं जहां से उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। और वहीं इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं और ये बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो क्या है ईटीएफ, ये किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे करें इनमें इन्वेस्टमेंट और क्या है इंडेक्स फंड, इसको डिटेल में समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं जाने माने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जनाब प्रकाश चंद्रा साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है, हम आपका वेलकम करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर रवि सिंह से जानना चाहूंगा कि जब अब बात होती है ईटीएफ की और इंडेक्स फंड की, क्या है इंडेक्स फंड और ईटीएफ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा नुमान जी की जिस तरीके से पैसा बोलता है कि प्रोग्राम को देख करके लोगों की क्वेरीज आती हैं या फिर अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छा है कि आप लोग इस प्रोग्राम के थ्रू एक फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक दौर था उसको कहीं ना कहीं से आप आम आदमियों तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में चाहे आप कुछ भी बिजनेस करते हो, आप फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं सरकारी जॉब करते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं मेडिकल में हैं या फिर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, किसी चीज़ में भी हैं, अंत में आपको जो अट्रैक्ट करता है वो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट पे अगर बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंडेक्स और ईटीएफ फंड की। आज हम एक पार्ट की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिंदगी भर अपना काम करते हैं लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल गोल, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, किन में निवेश करना है, उनके ये दो प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ और दूसरा है इंडेक्स फंड। इस समय आप स्टॉक मार्केट पे जिस तरीके से तेजी का दौर आप देख रहे हैं, खास तौर से मैं तेजी के दौर की जब बात करता हूं तो आपने देखा होगा अलग अलग सेक्टर की बात होती है, डिफेंस की बात होती है, रेलवे की बात होती है, ऑटो की बात होती है, पावर की बात होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एफएमसीजी, ये सारे काउंटर जो हैं वो आपको यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर अब तक देखते हैं तो करीब 70 से 75% तक की रिटर्न और 30% के रिटर्न वाले भी स्टॉक्स हैं। लेकिन अब सबको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप सबको ट्रैक ना करें, सब पे इन्वेस्टमेंट ना करें, उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड में चले जाना। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में सिंपल जब इंडेक्स फंड की आप बात करते हो तो उसमें अलग अलग स्टॉक की बास्केट को लेकर के एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है। जैसे निफ्टी 50 की हम बात करते हैं तो यानी कि निफ्टी के अंदर आपके 50 स्टॉक्स हैं। 50 स्टॉक कौन से हैं? जिन सेक्टर की अभी मैंने नाम बताए वो सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप निवेश की रणनीति या फिर आप निवेश चाहे तो इंडिविजुअल कर सकते हैं या इंडेक्स फंड के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका था जिसमें आपने नोमान जी कहा ईटीएफ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सबको समझ में आ चुका है कि इंडेक्स फंड क्या है। तो ईटीएफ देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। वहां पर डायरेक्ट लिस्टिंग होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की और आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से या आपको जब पैसे की ज़रूरत है आप अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं तो आप निकाल सकते हैं। और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो अवेलेबल हैं आज लिक्विडिटी के साथ। एक दौर था जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ लोग देखते नहीं थे, ईटीएफ की तरफ, और उसका फ़ायदा ये सबसे अच्छा जो सुविधा है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की वो ये है कि इसको डायरेक्ट आप अब निवेश कर सकते हैं, चाहे तो आप पैसा बाहर खींच सकते हैं। तो ऐसे कई बेनिफिट्स हैं जिसकी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल
इंडेक्स फंड, आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स का मतलब है कि जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स यानी कि एक रैंकिंग की जाती है, उसके 50 स्टॉक की बास्केट है, 30 स्टॉक की बास्केट है, इस टाइप के फंड को इंडेक्स फंड कहते हैं। और दूसरा बाकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। बहुत खूब। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छी तरह समझा होगा इन दोनों को कि इन दोनों को किस तरह से समझा जा सकता है, और इनको अगर आप मार्केट में जाते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी मौजूद हैं। उनके ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नौजवान हैं और नई नस्ल के लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हाउसवाइफ हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो एक तरफ स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर हमारे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और क्या ये उनके लिए एक ऑप्शंस की तरह हम उनको ले सकते हैं ETF और इंडेक्स फंड को? प्रकाश चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है इस शो पे बुलाने के लिए। और पैसा बोलता है, जैसा कि रवि जी ने बताया, मुबारकबाद है सभी को। देखिए, सबसे अच्छी बात है आपने ये बताया कि क्या ये गृहिणियों के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, या नए उम्र के जो युवा हैं जो 18 साल के ऊपर निकलते ही कुछ इनकम करने लगते हैं या कुछ बचत करने की सोचते हैं कि क्या बचत किया जाए, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये ऑप्शन इस तरीके से है कि आज हर युवा या हर व्यक्ति, जैसा कि रवि जी ने अपने शुरुआती भूमिका में बताया कि स्टॉक मार्केट सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट तो अट्रैक्शन तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक जो अध्ययन की ज़रूरत है, जो आपको स्टडी चाहिए, वो हर स्टॉक्स को, हर शेयर को बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक स्टॉक को ट्रैक करना, उसको स्टडी करना, उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ना। तो इसीलिए ये इंडेक्स फंड और ETFs एक ऐसे आपके जरिया हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन ले सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में पोजीशन के साथ अपने इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के भी लिए होल्ड कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि ये स्टूडेंट हैं, ये गृहिणी है, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कर सकते हैं। और बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत जो दूर दूर तक सबके पास ये फैलता है और लोग अवेयर हो रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको सबसे अच्छा जरिया है इससे इंडेक्स फंड और ETF के थ्रू, जहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टॉक से थोड़ा सा आपको रिस्क भी कम मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि ये एक बास्केट है, स्टॉक्स का बास्केट होता है। स्टॉक के बास्केट में आपको स्टॉक्स चुनने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कौन कौन से स्टॉक्स का स्टडी करूं, कैसे करूं। तो आपके लिए फंड मैनेजर्स इसके जो होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स हर स्टॉक्स के लिए तो नहीं हो सकते, लेकिन फंड्स के लिए होते हैं। फंड्स के लिए होते हैं। यहाँ डॉक्टर रवि सिंह से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके लिए डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है? और एक सवाल और, क्या स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच का रास्ता है ETF और इंडेक्स फंड? देखिए नोमान जी, आपकी खास बात यही है कि आप सवालों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं और जो डाउट होने वाला होता है वो पहले ही आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। पहला, जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे अगर किसी शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं, यानी किसी भी जो कंपनी लिस्टेड है उनके अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं। और उससे भी पहले का एक स्टेज मैं आपको बताता हूँ जिससे कि और आसान हो। जब कोई कंपनी लिस्ट कराती है सेकेंडरी मार्केट पे, यानी कि आती है, तो उसको सबसे पहले IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसके बाद वो लिस्ट हो जाती है तो फिर आप उसमें शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले जो स्टार्ट होता है वो IPO से स्टार्ट होता है, दूसरा स्टार्ट होता है वो ट्रेडिंग से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि हर आदमी, बिल्कुल सही यहाँ पर प्रकाश जी ने बताया कि हर आदमी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज रखे या वो रीच में हो कि वो डायरेक्टली जो है वो सारे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन रख पाए या फिर अपनी प्लानिंग खुद पर कर पाए। तो बेटर होता है ऐसे में आप जो सर्टिफाइड, जैसे कि प्रकाश जी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप इस टाइप से हेल्प ले सकते हैं। और जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, फिर प्रोडक्ट पे आता हूँ। जैसे आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका कोई केस होता है वकील के पास जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है पुलिस के पास जाते हैं, इन सब को जो मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए वो चाहिए फाइनेंशियल प्लानर, क्योंकि हर जगह पैसे लगते हैं और आपकी कमाई के पैसे कैसे यूटिलाइज होंगे, आपका कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, उसके लिए आप कुछ नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने इसीलिए बहुत इसको सिंप्लीफाई किया है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। स्टॉक मार्केट पे निवेश करना चाहते हैं, अब जब इंडेक्स फंड की बात की जाती है तो ये इंडेक्स फंड बना ही इसलिए है कि जो आम आदमी है
जिनको आसानी से समझ में आ जाए। अब मुझे अगर सपोज करिए इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं आता, तो इंडेक्स फंड का मैं नहीं जानता हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपने बैंक पे अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो उस बैंक के किसी भी मैनेजर को कॉल करके बोलिए कि मैं इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहता हूं। सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो आप गूगल कर सकते हैं, मत करिए गूगल, आप उसको बुलाइए और उसी तरीके के 2-3 बैंकों वालों को बुलाइए, वो आपको पूरा इंडेक्स फंड समझा के जाएंगे कैसे निवेश करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज इंडेक्स फंड चाहे आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी है, एसबीआई है, हर बैंक इंडेक्स फंड को दे रहा है। और जो आपने बात कही थी स्टार्टिंग में कि इसके लिए क्या आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए, देखिए अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग, वैसे इसमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी फंड पे निवेश कर रहे हैं तो आप, सबसे पहली बात है, आपसे अगर मैं कहूं कि आप निवेश कर दीजिए लेकिन आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि आप पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन कैसे देंगे, आप ऑफलाइन कैसे देंगे, चेक कैसे काटेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें। केवाईसी का जब आप कंप्लीट करते हैं तो क्या ज़रूरत होती है? आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, इसके थ्रू अकाउंट ज़रूर खोल के रखिए। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत हो तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए, भले आप करें या ना करें, क्योंकि उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। आजकल आसानी से आप किसी के साथ भी आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ जाएंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इंडेक्स फंड को अगर समझना है और आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं मिल पाता है, तो आप अपने बैंक वाले को बुलाइए और कहिए मुझे इंडेक्स फंड में निवेश करना है, और वो आपको पूरी डिटेल देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हर एक जो इंडेक्स फंड लॉन्च करा है जिस बैंक, जैसे मैंने अभी बैंकों का नाम लिया, आईसीआईसी ने किया है, एसबीआई ने किया है, एचडीएफसी ने किया हुआ है, एक्सिस ने किया हुआ है, कोटक ने किया हुआ है, कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, एक एयूएम क्रिएट करते हैं। एयूएम क्या होता है? जो कि एक, जैसे अगर सपोज करिए हम 10 लोगों ने उठा के फंड को एक इकट्ठा किया, तो उस फंड का एक एयूएम क्रिएट हुआ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर, हम लोग 3 लोग बैठे हैं और हमने 10-10 हज़ार रुपए डाले, तो 30,000 रुपए हमारे पास इकट्ठा हुआ। अब उस 30,000 रुपए से एक इंडेक्स फंड क्रिएट किया जाता है और हम तीनों के पैसे उस इंडेक्स में लगाए जाते हैं। यानी निफ्टी के, अगर निफ्टी का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी के 50 यानी 50 स्टॉक में वो 30,000 रुपए लगा दिए जाएंगे। अब जब बढ़ेगा पैसा, तो हम, जो पैसा बढ़ेगा वो हम तीनों में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम, जो पैसा इकट्ठा किया उसको हम कहते हैं एयूएम। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड काम करता है। अब इसमें क्या होता है, अभी 3 लोग थे, आपने और 2-4 लोगों को ऐड किया, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो शायद 1,000 रुपए से कर सकते हैं। और इनफैक्ट अभी कुछ ऐसे फंड भी हैं जिन्होंने 200 रुपए के भी शुरू कर दिए, 100 रुपए भी है, 100 रुपए भी है। चलिए देखिए, ये अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100 रुपए से अगर निवेश कर सकते हैं, देखिए दिन भर में आप कहीं ना कहीं कुछ खाते पीते रहते हैं, कभी कुछ वेस्टेज करते हैं, वो 100 रुपए बचाइए इंडेक्स फंड के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा आपके अपने भविष्य के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात रुख साहब ने कही कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत होती है। आज के इस प्रोग्राम में भी खुशकिस्मती है कि फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो कुछ सलाह लेना चाहते हैं सीधे सीधे आपसे, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करें? देखिए नुमान जी, आपने ये तो बखूबी रवि जी ने समझाया, और आपने भी आपके प्रश्नों में ही कुछ ऐसे क्लू छुपे होते हैं कि उसमें व्यूवर्स को ये समझ में आने लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत है। जैसे कि रवि जी ने बताया कि डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डीमैट अकाउंट ईटीएफ के लिए तो एकदम ज़रूरी है। ईटीएफ जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज में जो ट्रेड होगा तो स्टॉक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं जब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का आपके पास हो। लेकिन इंडेक्स फंड के लिए ज़रूरी नहीं है। इंडेक्स फंड आप सीधे डायरेक्टली एएमसी से या बैंक के थ्रू आप खरीद सकते हैं। तो एएमसी में आप डायरेक्टली एएमसी के वेबसाइट से ले सकते हैं, बैंक्स के थ्रू ले सकते हैं, या किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू बात करके ले सकते हैं।
बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ से भी लीजिए उस एप्लीकेशंस और ये उसकी ऑथेंटिसिटी को समझ करके लीजिए कि ये सही और रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कहीं से भी आपने सुना और कुछ भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि आपके गाड़ी कमाई का पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सा सतर्क रहें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ज़रूरी है किसी ना किसी ब्रोकर के साथ। इंडेक्स फंड के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप डीमैट मोड में भी रख सकते हैं और SOA मोड यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के मोड में भी रख सकते हैं, जो कि आपको AMC प्रोवाइड करती हैं। तो KYC ज़रूरी है, KYC के बगैर किसी भी मोड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ETF के अंदर हम थोड़ी सी अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, ETF के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप सिर्फ एक यूनिट भी परचेज कर सकते हैं, और वो यूनिट आप कैसे समझ में आएगा, जो स्टॉक मार्केट में आप जब उसकी प्राइस देखेंगे तो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है आप उस एक यूनिट को भी परचेज कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो मिनिमम प्राइस होता है वो हर स्कीम के अकॉर्डिंग स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स यानी SID में उसकी मेंशन होती है। कुछ इंडेक्स फंड 100 रुपये, कुछ 500 रुपये, कुछ 1000 रुपये और कुछ 5000 रुपये मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कराते हैं। एक सबसे अच्छी बात इंडेक्स फंड की है कि आप उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने एक छोटा रकम ले लिया कि मुझे हर महीने एक 5000 का, 2000 का, 1000 का, जो आपके लिए आपकी बचत से सूटेबल है कि इतना मैं अपने बचत कर सकता हूं और लंबे समय के लिए एक धनराशि इकट्ठा करूं और उस पर अच्छी रिटर्न ले सकूं, तो आप SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ETF में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जस्ट वो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। तो आप स्टॉक जब आपको लगता है कि परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। ETF का जो प्राइसिंग है वो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, बिल्कुल रियल टाइम प्राइसिंग उसकी चेंज होती है। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है कि उसकी जो मार्केट की सेम डे की क्लोजिंग होती है, आज अगर मार्केट आवर में आपने परचेज को पंच कर दिया है और फंड हाउस को आपका पैसा रिसीव हो गया है, तो आज अगर कट ऑफ टाइम से पहले पैसा पहुंच गया तो आज की मार्केट की क्लोजिंग की NAV आपको मिल जाएगी। NAV का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। ये इंडेक्स फंड के एक यूनिट के प्राइस को NAV बोलते हैं। ये स्टॉक मार्केट के सारे एक्सपेंसेस को काटने के बाद प्रतिदिन डिसाइड होता है। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं और इस जरिए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो SIP नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि एक मुश्त रकम भी डाल दें तो आप एक मुश्त रकम डाल करके भी आप लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत खूब, प्रकाश जी ने इन दोनों पर ही बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला। और इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब से भी चाहूँगा कि जिस तरह प्रकाश जी अभी कंपैरेटिवली भी समझा रहे थे, अगर हम कंपैरेटिवली ETF और इंडेक्स फंड को समझना चाहें तो मैं चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें कि लोग ये भी समझ सकें हम कंपैरेटिवली कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क बताया वो प्रकाश जी ने यहाँ पर हाईलाइट भी किया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप किसी भी टाइम यानी मार्केट का जो टाइमिंग है उस टाइम पे आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी आप बेच सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के लिए आपको 2 से 3 दिन 4 दिन का प्रोसीजर लगता है, कुछ लिमिटेशन भी होती है मिनिमम, और दूसरा वो लाइव ट्रेडेड प्राइस नहीं होता। मतलब सपोज करिए कि एक एग्जांपल से कि आज इंडेक्स फंड का अगर मैं क्लोजिंग देखता हूँ तो आज इंडेक्स फंड की NAV अगर 9% पे यहाँ पर खड़ी हुई है तो हो सकता है कि 2 दिन बाद वो 9-10.5% पे हो या फिर वापस घट के 8% पे हो सकती है, लेकिन वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग वो NAV अपडेट होती है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या है कि आप सपोज करिए कि आपने एक ETF देखा और आपका मन किया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ETF अच्छा लग रहा है, मुझे खरीदना चाहिए। आपने अपने डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे गए और वहाँ से जाकर उसकी वैल्यू जो लाइव ट्रेड हो रही है बिड आस्क के साथ में आपने अपनी बिड लगा दी। वो बिड का मतलब है कि आप बाय साइड के लिए आपने प्लेस कर दिया कि मुझे इस वैल्यू पर मुझे चाहिए। मार्केट अगर फ्लक्चुएट करती तो आपको वो वैल्यू पे आपको वो ETF मिल जाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट पे होता है। लेकिन इंडेक्स फंड पे आप अप्लाई करते हैं, इंडेक्स फंड मैनेजर फिर आपको एलोकेट करता है और उसके बाद आपकी जो NAV है वो आपको लिख कर आती है कि आपने इस NAV पे आपने इन्वेस्ट किया है। पहला। दूसरा फर्क जो है वो है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे आप ब्रोकरेज देते हैं, इंडेक्स फंड पे आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस देने होते हैं। तो ये दोनों सीधे सीधे फर्क हैं। अगर आप
पैसा आप सपोज करिए कि आपने इंडेक्स फंड पे लगाया और ETF पे लगाया, और आप चाहते हैं कि मेरा 6 महीने हो गए और मुझे अब पैसा निकालना है, या 6 दिन भी हो गए आपको पैसा निकालना है, तो आपको इंडेक्स फंड वाले को आपको वहाँ पर क्वेरी देनी पड़ेगी कि मुझे अपना इंडेक्स फंड क्लोज करना है या इसका पैसा मुझे वापस चाहिए। फिर वो 15 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि वो आपको आपके घर पे चेक आपको भेजेंगे या आपके अकाउंट में आपको क्रेडिट करेंगे। दूसरा, ETF में क्या है, आपने अभी सोचा मुझे अब नहीं रहना, आप तुरंत उस पर ऑफर डालते हैं, जो भी मार्केट रेट होता है उस पर सौदा कटता है, आपके अकाउंट में विद इन मिनट पैसे वापस आ जाते हैं और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा फर्क है एक्सचेंज ट्रेडेड ETF पर और सीधे इंडेक्स फंड पर। इंडेक्स फंड को मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल के साथ में, ETF लिस्टेड होते हैं जो कि आप डायरेक्ट खुद आप उसके ओनर होते हैं जब आप खरीदते हैं और जब आप बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और इसके साथ साथ कुछ और इसके अंदर आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ NAV की बात हुई, AUM की बात हुई। चंद्र जी से जानना चाहूँगा कि अगर कोई फंड है और उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें शामिल है, तो किस तरह से उस पैसे को या उस फंड की जो यूनिट्स हैं उनको उनमें तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, उस फर्क को भी थोड़ा सा समझा दें ताकि एक हमारा जो व्यूअर है वो जान सके कि हाँ उसका जो पैसा है वो किस तरह से बांटा जाता है। देखिए, एक तो ये जो दोनों में अंतर है, जो डिफरेंस है ETF में और इंडेक्स फंड में, इसी से इसको समझा जा सकता है। देखिए, ETF जैसा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये जस्ट लाइक IPO जो कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, इसी तरीके से ये ETF का भी NFO आता है, न्यू फंड ऑफर। तो इनमें एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि ETF के अंदर एक बार जब उसकी लॉन्चिंग होने से पहले जैसे कि सभी इन्वेस्टर से पैसे कलेक्शन किए जाते हैं, जो पूरा कलेक्शन आता है जिस दिन उसकी लिस्टिंग होनी होती है, उस लिस्टिंग के टाइम पे जितना पैसा आ गया, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उसको उनमें सभी में बांट दिया जाता है और वो एक फंड इकट्ठा हो गया, उसी फंड को उन सभी में बट गया। और उसके बाद जब हम सेकेंडरी मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट से उसको जब खरीदते या बेचते हैं, तो इसमें थोड़ी सी एक रहती है, कोई जब स्टॉक की तरह जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो जब कोई बेच रहा होगा तब आप खरीदेंगे। जैसे आपने बिड लगा दिया तो कोई सेलर होगा तभी आप बाई कर पाएंगे, अगर कोई बायर नहीं मिला तो सेलर सेल नहीं कर पाएगा, कोई सेलर अगर बायर बेचना चाह रहा है, कोई सेलर नहीं मिला तो वो सेल भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ETF में एक बार जब लॉन्चिंग होती है तो एक AUM क्रिएट किया जाता है, वही AUM की जितनी भी साइज़ है वो साइज़ ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल में केसेज आते हैं, जैसे लॉट साइजेज में जब ETF की वो इंस्टीट्यूशन जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉट साइज में उसमें वो परचेजिंग कर सकते हैं, तो उसमें फंड साइज उसका बड़ा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बाई और सेल होता है। लेकिन इसके विपरीत इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आप इंडेक्स फंड एक बार NFO ले आए, NFO में जो भी कलेक्शन हुआ सभी इन्वेस्टर्स में उसकी यूनिट्स डिवाइड हो गई। जैसे कि मैंने आपको NAV बताया, एक NAV जो इनिशियल NAV 10 रुपये के NAV पे लॉन्चिंग उसकी हो जाती है और 10 रुपये के रेट से सभी को जितने भी यूनिट्स जितने आप इन्वेस्टमेंट किए हों, सपोज आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हों तो आपको 1,000 यूनिट आपको एलोकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी अगर इसमें कोई नए इन्वेस्टर जुड़ना चाह रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको उनके लिए जो फंड हाउस के पास पैसा जाता है तो फंड मैनेजर उस पैसे को और यूनिट्स खरीदते हैं और उस स्टॉक मार्केट से उस फंड के अंदर में जो भी इंडेक्स के अंदर में स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जिस रेशियो में लिस्टेड है उसी रेशियो में और परचेज करके वो यूनिट्स उनको दे देते हैं। तो उसका AUM बढ़ने के दो कारण से, एक तो उसकी फंड की साइजिंग बढ़ सकती है और उसकी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। साइजिंग कभी भी बढ़ सकती है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंड मैनेजर के पास पैसा आएगा, फंड हाउस के पास आएगा तो उसे यूनिट्स देनी पड़ेंगी। लेकिन ये ETF में ये थोड़ा सा सुविधा नहीं है। अगर लॉट साइज की बात करेंगे तो छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम इसमें दोनों में ये एक इस अंतर को भी समझ सकते हैं। इस अंतर को भी समझ सकते हैं, इस फर्क को भी आपने बहुत बखूबी समझाया। और यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर रवि सिंह से जानना चाहूँगा कि एक इन्वेस्ट के लिए जब कोई आगे बढ़ता है किन बातों का ख्याल रखे ETF में इन्वेस्ट करते वक्त, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते वक्त? देखिए, मैं तो बहुत सिंपल, नोमान जी, एक सिंपल फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं हमेशा उसको बताने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक डार्क एरिया भी आ जाता है। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको कितना करना चाहिए, 25 साल के हैं तो कितना करना चाहिए, 40 साल के हैं तो कितना करना चाहिए, 50 साल के हैं तो कितना करना चाहिए। और कई बार तो जोक ऑफ द पार्ट ये भी होता है कि 80 साल के लोग भी आते हैं जो कि कहते हैं मुझे लॉन्ग टर्म निवेश करना है। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। तो मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप यंग होते हैं, यानी कि आपकी जब 28 साल के बाद आप जब किसी इंस्टीट्यूशन पे आप जॉब करते हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, और आपके पास उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और इनकम आप सेविंग में ज़्यादा रख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एज को, यानी कि जो आपकी एज है, सपोज अगर आप 30 साल के हैं और आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास 70 नंबर आता है। यानी कि आपके पास जितना भी पैसा बच रहा है, अगर आपकी जेब में पॉकेट में 100 रुपये बच रहा है तो उसका 70% यानी 70 रुपये आपको निवेश करते रहना चाहिए और हर साल उस निवेश को कम करते रहना चाहिए। लोग बढ़ाने की बात करते हैं, मैं कभी नहीं कहता, आप कम करते चलिए। 1 साल बीत गया तो आप 69%, 5 साल बीत गए तो आप 65%, 30 साल से आप 40 साल के हो गए तो आप 60%। आप इस तरीके से आप अपने फंड को डाइवर्ट करके रखिए, पहला, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके साथ ग्रो करे। देखिए, जब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ पर नोमान जी बताता हूँ। जब हम जॉब करते हैं और हमारी सैलरी सपोज 15,000 रुपये से स्टार्ट होती है, चूँकि अब सरकार का वेजेस भी 14,500 रुपये हो गया, तो 15,000 से जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे भी अगर आप बचाते हैं तो आपको 2-3 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं। और उस टाइम पे अगर हम सपोज करिए बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको बड़े आसानी से 5 लाख का और 8 लाख का, 10 लाख का लोन मिल सकता है उस बेसिस पे। तो हमेशा जब हम मकान खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको ये डर लगता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मकान खरीदें, हम उसकी EMI नहीं चुका पाएँ, हम ऐसा ना कर पाएँ। देखिए, जब आप ऐसी स्थिति में हों तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप उस समय पे ये ना कोशिश करें कि आपको EMI ही सिर्फ चुकानी है। EMI का खर्च निकाल लीजिए, खर्चा अलग, और जो बचा हुआ है उसको इक्विटी मार्केट में डाल दीजिए, उसको आप इंडेक्स फंड में डालिए, उसको आप ETF में डालिए। क्यों डालिए? क्योंकि 5 साल तक अगर आप ये एक्सरसाइज किसी तरह से आप कर जाते हैं तो आप बिलीव करिएगा कि आगे की EMI देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फंड अब आपकी EMI के इतना बराबर हो चुका है और आपकी इनकम इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि आपको अब जो लोन है आप उसको चाहे तो 5 साल बाद किसी भी दिन चुकता कर सकते हैं। और ये बिलीव रखिए, प्रैक्टिकल बात है। अगर आप सिर्फ 12% की ग्रोथ से अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि आसानी से पैसा डबल हो जाता है, डबल से ट्रिपल हो जाता है। और जब आप क्यूमुलेटिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं, यानी आप पैसा हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका और डबल ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं कि आपको ये तो आप समझ गए कि आपको कैसे निवेश करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि इंडेक्स फंड में कितना डालना चाहिए, ETF में कितना डालना चाहिए, स्टॉक मार्केट पे कितना करना चाहिए, रिस्क आपको कितना लेना चाहिए। देखिए, जब आप जवान हैं तो रिस्क लीजिए, बिल्कुल आसमान से कूदने की कोशिश करिए जिससे कि आप बड़ा पैसा बना सकें। लेकिन जब आपकी एज 50 साल हो जाती है तब आपके पास क्या जिम्मेदारी हो जाती है? बच्चे की एजुकेशन हो जाती है, आगे 2-4-5 सालों में बच्चों की शादियां का समय आ जाता है। उस टाइम पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको कैश कराना शुरू करिए, यानी कि आप जो आपने इंडेक्स फंड ले रखे हो उनसे थोड़े बहुत पैसे निकालिए, जो आपने ETF ले रखा है उससे आप थोड़े पैसे निकालिए। और लेकिन इन्वेस्टमेंट कम नहीं करनी, पैसा निकालना है, नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। अब नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा? उस टाइम पे इंडेक्स फंड पे आपको अदर ऑप्शंस मिल रहे होंगे, नए इंडेक्स फंड वहाँ पर दिखाई देंगे, तो पैसा निकालकर नए इंडेक्स फंड की तरफ भी मूव करिए। नए एक्सचेंज जो ETF हैं उनकी तरफ आप मूव करते चलिए। तो इस तरीके से अपनी साइकिल को क्रिएट करेंगे। आपको लगेगा जरूर कि आपका पैसा जा जरूर रहा है, लेकिन आपको जब रिटर्न होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बड़ा होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसमें आपने एक बात रिस्क की भी कही। यहाँ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा प्रकाश जी से कि अगर ETF और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर कितना रहता है? देखिए, ETF और इंडेक्स फंड में रिस्क फैक्टर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन रिस्क फैक्टर कितना है? क्या डायरेक्ट स्टॉक्स के बराबर है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में आप किसी एक कंपनी का स्टॉक, एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं या 2 कंपनी का, यानी कि उस कंपनी के बारे में आप अच्छी तरीके से पूरा खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी फाइनेंशियल पढ़ते हैं, जो भी आप जितना रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें
स्टॉक्स के अलावा आप ETF और इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ये बंच ऑफ स्टॉक्स हैं। तो इसमें क्या है, आपकी रिस्क एक तो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मान लिया कि किसी एक कंपनी पे आपने पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिया, उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर जाए, दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो आप एक कंपनी के ऊपर सिर्फ निर्भर हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में या ETF में ये आप इस फंड के अंदर में एक नामी फंड है, इस फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं और उस सभी स्टॉक्स का अलग अलग वेटेज है। फंड मैनेजर ने कुछ सेक्टर वाइज या कुछ अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को उसके अकॉर्डिंग कैसी ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ स्टोरी अपनी इंडिया की वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उसी वेटेज में उन्होंने रख रहा है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ एनर्जी सेक्टर के फंड स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, PSU स्टॉक्स हो सकते हैं। तो वो फंड मैनेजर को पता है कि किस में कितना रेशियो रखना है, तो आप उसमें रख सकते हैं। तो आपका जो पैसा एक छोटा सा अमाउंट इन सभी सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, तो आपकी सेक्टर वाइज रिस्क कम हो गई। किसी एक सेक्टर में अगर कम ग्रोथ आ रही है तो दूसरा उसको बैलेंस कर रहा है, या कुल मिलाकर कि किसी एक सेक्टर का रिस्क आपके पास नहीं है, ओवरऑल आपका रिस्क डिवाइड हो गया है, तो रिस्क ओवरऑल कम हो गया। एक तो ये हो गया, ये दोनों ही, क्योंकि दोनों इंडेक्स फंड है और ये भी ETF भी आपका एक्सचेंज है, तो ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, किसी इंडेक्स से रिलेटेड है। तो ये किसी इंडेक्स एक जैसे कि रवि जी ने बताया कि इसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स में 30 है। इसी तरह फार्मा जो सेक्टोरियल इंडेक्स भी होते हैं, जैसे फार्मा का इंडेक्स हो सकता है, बैंकिंग इंडेक्स हो सकता है। तो ये डिफरेंट ETF और इंडेक्स फंड बनाए गए हैं। आप अगर सेक्टोरियल ETF भी लेना चाहते हैं तो किसी एक सेक्टर का ETF ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि किसी एक सेक्टर में मुझे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं, आप थोड़ा सा आपका अनुभव बढ़ गया है, तो आप उस सेक्टर के ऊपर का भी सेक्टोरियल ETF या सेक्टोरियल इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। और कितनी तरह के ETF होते हैं, किस किस तरह से हम कर सकते हैं इन्वेस्ट? आप देखिए, सेक्टोरियल ETF हो सकते हैं, गोल्ड ETF भी होते हैं। अगर किसी को ये करना है कि मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करना है, मैं थोड़ा सेफली चाहता हूँ, मैं सोने में निवेश करना चाहता हूँ, तो आप गोल्ड का भी ETF ले सकते हैं, सिल्वर का ETF ले सकते हैं। इवन अभी तो बॉन्ड जो डेट फंड्स की बात करें, जैसे बॉन्ड का भी ETF आता है, तो बॉन्ड के गवर्नमेंट सेक्टर के भी बॉन्ड है जिनका भी ETF है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि जैसे कि ETF की लिक्विडिटी की बात अब देखा जाए कि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, वो इसलिए है कि ETF की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टर्स का। तो जब झुकाव बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे, तो बाइंग सेलिंग बढ़ेगी, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, ये इनकी एक मैच्योरिटी होती है, ये मैच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा मिलता है। लेकिन बॉन्ड ETF के अंदर आप इसको बीच में भी खरीद या बेच सकते हैं। तो ये आपको एक चीज़ का फ़ायदा है कि बॉन्ड में भी आप ETF के थ्रू निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड का रिस्क तो बहुत ही कम है, वो बिल्कुल एक फिक्स रिटर्न की तरह आपको निवेश का ज़रिया है, आपको उसमें स्टॉक मार्केट का रिस्क है ही नहीं। तो आप इस दोनों तरह से सोच सकते हैं कि आपको रिस्क चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे रिस्क है वहाँ थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो रिस्क और रिटर्न को दोनों को समझिए पहले, और अपने रिस्क को समझ करके निवेश करिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। बहुत खूब, आपने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आपने रिस्क को किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है उसको बखूबी समझाया। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर रवि सिंह, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर हम जो शेयर्स खरीदते हैं उसके अंदर डिविडेंड मिलता है, उसके अंदर बोनस शेयर भी मिलता है। क्या जो लोग ETF में और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी डिविडेंड और बोनस शेयर मिलते हैं? देखिए, यही दुविधा का सबसे बड़ा असर है, क्योंकि आपको ना तो म्यूचुअल फंड में मिलता है, ना किसी इंडेक्स फंड में आपको कोई डिविडेंड मिलता है, ना ही आपको कोई बोनस शेयर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप एक कलेक्टिव आप फंड के थ्रू आप ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रकाश जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा और अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, देखिए डाइवर्सिफिकेशन हम कहते हैं, जब किसी भी फंड को हम किसी फंड पे आप निवेश करते हैं, जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब आप कभी पैसा डालते हैं, और अगर आप ये सोच करके खुश हैं कि आप बैंक में FD करके 6.5% और 7% के रिटर्न पाकर आप लाइफ के सबसे अमीर आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 6.5% का इन्फ्लेशन, यानी अगर आपने बैंक में FD करा के भी पैसा रखा है तो
1 साल बाद पैसा बढ़ता नहीं है, वो हमें खुशी देता है कि हमें रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 1 साल में अगर आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और ये बनाइए कि आप जो 1 साल पहले चीज़ों को खरीद रहे थे वो आज खरीद रहे हैं तो उसमें कितना अंतर आया, तो पता चलेगा आप अपनी जेब से ही पैसे दे रहे हैं। यानी कि इन्फ्लेशन जो है, जिससे जो इन्फ्लेशन की आप नाम सुनते हैं, एक चिड़िया आप समझते हैं, उस इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो वो धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और इसी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। मैं जब भी सजेशन देता हूँ, जैसे आपने नोमान जी बात करी है, चूँकि इन्वेस्टमेंट की देखिए बात जब करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आप बड़े खर्चे अगर करने वाले हो तो वो खर्चों को थोड़ा दिन टाल लीजिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग गाड़ी की प्लानिंग करते हैं, कार की प्लानिंग करते हैं कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन खुद बना के रखिए कि क्या आपको कार की इतनी ज़रूरत है कि आप आज ही आप कार खरीद लीजिए। तो अगर आप आज कार खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, आपने 10 लाख रुपए की सपोज एक कार सेलेक्ट करी है, तो आप 10 लाख रुपए पे अगर आप लोन ले रहे हैं तब भी आप 5 लाख रुपए उनको देंगे, और अगर लोन नहीं ले रहे हैं तब तो आप पूरा 10 लाख दे देंगे। तो मैं कहता हूँ उसको देखिए कि आप उसको 6 महीने 1 साल तक क्या डिले कर सकते हैं। अगर 6 महीने 1 साल डिले कर सकते हैं तो बेटर है, वो पैसा कहीं और मत लगाइए, उस कार के नाम पर उसको आप रख लीजिए। और उसको अगर कार खरीदनी है तो बेस्ट तरीका है कि आप ऑटो के इंडेक्स फंड हैं उनमें लगा दीजिए। जब आप कार खरीदने वाले होंगे तो आप बिलीव रखिएगा कि आप कार भी खरीद पाएंगे, आपका फंड भी डबल बड़ा हो चुका होगा। और दूसरा फ़ायदा जो सबसे बड़ा है कि आपको जो 10 लाख की गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं से हर आदमी जब खरीदता है ना गाड़ी तो वो ये सोचता है कि मैं 15 लाख वाली खरीदूं तो लेकिन बजट नहीं है, 10 की खरीद लेता हूं। बिलीव करिएगा 6-8 महीने 1 साल 2 साल तक अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो पता चलेगा आप 10 की जगह 15 की खरीद सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी मिलता है, लोग इस तरीके से करते हैं, क्योंकि कार खरीद ली उसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जानी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत कितनी है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करिए। और बिलीव करिए इकोनॉमी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा पत्ता नहीं हिलने वाला कि आपके पैसे साफ हो जाएंगे, आपको बहुत नुकसान होगा। आप लंबे समय की अगर रणनीति बनाते हैं, जैसे आपने स्टोरी सुनी है ना, हमेशा हमको सुनने को मिलता है कि 96 और 2000 में किसी ने IT कंपनीज में निवेश किया था और उसके बाद आज वो 10,000 डाले थे और आज वो 5 करोड़ 10 करोड़ के मालिक हैं। आप 20 साल के लिए निवेश करके देखिए, आज आप 1 करोड़ निवेश करेंगे, आप 100 करोड़ के मालिक बनेंगे। लेकिन हमें स्टोरी अच्छी लगती है और हर आदमी के साथ क्या होता है, वो कहता है ये टफ टाइम है, इस टाइम पे नहीं निवेश करना चाहिए। आज मैं इंडेक्स की अगर बात करता हूँ, इंडेक्स इस समय चल रहा है 25,000 के पास, यानी 24,800। अगर किसी से 1 साल पहले पूछे तो कहेगा बहुत महंगा इंडेक्स है, गिर जाएगा, बहुत हाई वैल्यू है। आप उससे 1-2 साल पहले पूछे किसी से तो उसको 10,000 पे भी बहुत महंगा लग रहा था, अब किसी को 25,000 पे महंगा लग रहा है। तो वक्त के साथ, इन्फ्लेशन के साथ उस चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, रेट बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अगर आपने नहीं की तो आपसे ज़्यादा फेल्योर आदमी कोई नहीं हो सकता, इसलिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। और आपने तारीखी हवाले से भी बात की और एक ड्यूरेशन की भी बात की कि कितने वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। तारीख के हवाले से ही बात करेंगे। प्रकाश चंद्रा जी से जानना चाहूँगा कि अगर हम मार्केट पर नज़र डालते हैं तो पिछले चंद बरसों में या पिछली एक दहाई में ETF और इंडेक्स फंड की मार्केट कितनी बढ़ी है? देखिए, अभी मैं ये बताऊं कि ETF की जैसे बात करें तो ETF में और इंडेक्स फंड, पहले एक तो ये आपको ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इंडेक्स फंड और ETF जो है ना, एक पैसिव कैटेगरी के फंड्स हैं। एक एक्टिव कैटेगरी का फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में देखा जाता है कि एक्टिव फंड, उसमें जो फंड मैनेजर हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिवली मैनेज करते हैं, वो अपने भी सूझबूझ से उसमें स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हैं और कुछ खरीद बेच करते हैं, और जिससे कि वो जिस एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं उस बेंचमार्क से कुछ अल्फ़ा मतलब कुछ अच्छा रिटर्न, जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ETF और इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल ये फंड किसी इंडेक्स के रेप्लिका होते हैं, उनको एकदम फॉलो करते हैं।
थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन रहते हैं जिसको उस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, क्योंकि उसमें खर्चे आते हैं थोड़े से, क्योंकि आप ETF खरीद रहे हैं तो ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, कुछ उसके फंड मैनेजर के बहुत नॉमिनल से चार्ज होते हैं, ऐसे इंडेक्स फंड में भी चार्जेस होते हैं जो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेज है इसके वजह से इंडेक्स को बिल्कुल रेप्लिकेट 100% नहीं किया सकता है, तो इस चीज़ को ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो ये एक तो पैसिव कैटेगरी फंड है, इसमें बहुत ज़्यादा फंड मैनेज की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। आपने एक इंडेक्स को चूज़ कर लिया, एक सेक्टर को चूज़ कर लिया और आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब पिछले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में देखेंगे तो आप बिलीव करेंगे 1% का जो AUM पूरे म्यूचुअल फंड का AUM देखा जाए तो ETF का म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम 1 से 1.5% का AUM हुआ करता था। अब ये बढ़ करके करीब 14, 15, 18% से बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये होगा कि ETF फंड में इन्वेस्टमेंट का AUM बढ़ता जा रहा है कंपैरेटिवली, और इंडेक्स फंड में भी बढ़ता जा रहा है। ETF खासकर बढ़ रहा है। और विदेशों में देखा जाए, जैसे अमेरिका जैसे देशों में देखा जाए तो वहाँ ETF में तो ऑलमोस्ट बराबर का हिस्सेदारी है अदर फंड्स और ETF में, और वहाँ पे ETF एक मैच्योर मार्केट है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, तो वहाँ पे ETF का एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी भारत में भी ये बढ़ता जा रहा है और ये दिन ब दिन साल दर साल इसकी पहचान बढ़ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इसमें निवेश हो रहे हैं। बहुत खूब। और यहाँ एक चीज़ और समझनी होगी हम लोगों को कि जब कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी, चाहे वो ETF में करे, चाहे वो इंडेक्स फंड में करे या फिर स्टॉक में करे, लेकिन अगर वो वहाँ से एग्जिट करना चाहता है तो एक एग्जिट लोड कितना होता है इनमें, वो भी बहुत मायने रखता है। मैं चाहूँगा रवि सिंह जी से कि अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं ETF की और इंडेक्स फंड की, तो क्या फ़र्क है, किस तरह से समझना चाहिए? देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप पैसा वसूल के प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जागरूक बनिए, और जागरूक बनने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपको, जब आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग शायद लेट कर रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि या तो आप ETF की बात करें या फिर आप ETF में पहली बात एग्जिट लोड नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर के एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, आप उनको जाकर वहाँ काट सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में ज़रूर आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, लेकिन हम पैसे जल्दी देते नहीं हैं। क्यों जल्दी नहीं देते? क्योंकि आप वहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे आप उनसे निगोशिएट करिए कि मुझे एग्जिट लोड और मेरा जो ये फंड साइजेस है या जो फंड का जो मुझे AUM देना है या इसका जो चार्जेस देने हैं उसको कम करिए। लड़ने में तेज रहिए, कम करवाइए, और कम करवाने का फ़ायदा ये है आप उनसे ये रिटर्न या मेल पे ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो ऐसा नहीं था। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और इतना बड़ा, देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा कुछ चार्जेस नहीं होता, 0.27%, 0.47% या मैक्सिमम जो है वो 0.5%, वो भी बहुत बड़ा चार्जेस है। इतना चार्जेस होता नहीं है एग्जिट लोड का, तो चार्जेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी पैसा जहां बचाया जा सकता है वहां बचाइए, और पैसा वसूल में हम इसी की बात करते हैं। जी हाँ, पैसा बोलता है, और जब यहाँ इस प्रोग्राम में इस तरह की तमाम जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है तो कोशिश यही होती है कि उसकी जो बारीकी से जो मालूमात है वो भी आप तक पहुँचाएँ। यहाँ प्रकाश जी से एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब इन्वेस्टमेंट होता है ख़ासतौर से ETF में या इंडेक्स फंड में, तो दो लफ्ज़ ज़रूर सामने आते हैं। मैंने एग्जिट लोड की तो बात कर ली है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी सामने आता है। आखिर क्या इन्वेस्ट करते वक्त इसको भी देखना ज़रूरी होता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए और क्या होता है? जी बिल्कुल। जब एग्जिट लोड की बात हो गई तो एक्सपेंस रेशियो की भी बात होगी। तो एग्जिट लोड में जैसा कि होता है इंडेक्स फंड, और ये वैसे मैंने बताया आपको पैसिव फंड्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, और एग्जिट लोड भी इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एग्जिट लोड का ड्यूरेशन बहुत कम होता है इंडेक्स फंड में। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में 1 साल का एग्जिट लोड होता है, और इंडेक्स फंड में 15 दिन, 1 महीना, लगभग इसी तरीके से। इससे ज़्यादा एग्जिट, अगर आपकी होल्डिंग पीरियड इससे ज़्यादा निकल गई तो एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। ETF में तो होता ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉक में ट्रेड हो रहा है। आपको वहाँ पे उसके लिए आप जब भी बाई और सेल करेंगे तो आपको जो ब्रोकरेज पे करने होते हैं ब्रोकर को, वही देना है। तो यहाँ पे एग्जिट लोड की भी बात करें तो ना के बराबर है, क्योंकि आप
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं, इंडेक्स फंड आप खरीदते हैं तो कम से कम महीने दिन और तो रखेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जितना लंबा समय तक करेंगे उतना आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का पर ध्यान दें कि आजकल कंपाउंडिंग अगर आप ध्यान देंगे तो कंपाउंडिंग की वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। जैसा कि रवि जी ने बताया कि लोग सोचते रह जाते हैं और मार्केट निकल जाता है, इंडेक्स निकल जाता है, तो ज़रूरत है इनिशिएटिव लेने की। कैसे होती है कंपाउंडिंग? अब कंपाउंडिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने सपोज आज 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। आज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और ये कहा है कि इस पर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% का मतलब कि सालाना कंपाउंडिंग हो रही है, तो एक साल के बाद तो ये 10% मिला। लेकिन अगले साल जब एक और साल रहेंगे तो जो 100 का 110 रुपया हुआ है, तो अब जो 10% मिलेगा वो 110 पे 10% मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके अगले साल फिर जो पूरा आपका अमाउंट बना है उस इंटरेस्ट को मिला करके उसके ऊपर 10% मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो कंपाउंडिंग से आपके पैसे को इसीलिए मतलब ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए कहा जाता है इसमें टाइम का फैक्टर आता है। कंपाउंडिंग आप 10 साल में रहेंगे तो 10 साल के लिए आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ती चली गई। आप एक को एग्जांपल दूं कि अगर 12% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, आपने अगर 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिया, अगर 12% के हिसाब से सोचेंगे तो अगले 10 साल में ये पैसा आपका 3 गुना के करीब करीब हो जाता है। तो सोचिए 10 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपको 10 साल में 3 गुना करके दिखाता है। सिंपल इंटरेस्ट से ये नहीं पॉसिबल है। तो ये तो इस तरह की बात हो गई। एग्जिट लोड की बात कर ली। अब एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं कि जैसे कि ये जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें फंड मैनेजर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है, उनकी मार्केटिंग होती है, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चेज हैं जो तो ये इसको एक TER से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर फंड के अंदर में उसका एक स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये मेंशन होता है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो इतनी है और ये टाइम टू टाइम इसके AUM साइज बढ़ने से ये रिड्यूस भी की जाती है, सेबी के रेगुलेशंस में है। तो वो समय के साथ ये हर इन्वेस्टर को जो उस फंड में इन्वेस्टेड है उनको AMC के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसकी TER में चेंजेस ये हुए हैं, कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। तो नॉर्मली TER कम ही होते हैं क्योंकि AUM साइज बढ़ता है तो एक स्लैब के बाद उसको घटता चला जाता है, यानी कि खर्चा तो निकल ही रहा है लेकिन इतना साइज हो गया कि परसेंटेज वाइज 100 करोड़ में अगर निकालेंगे और 1 करोड़ में निकालेंगे 1% 1 करोड़ का 1% कम होगा, 100 करोड़ का 1% बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए AUM साइज बढ़ने के बाद इसको कम कर दिया जाता है। यानी ये कम और बढ़ती होता रहता है। ये ज़्यादातर कम ही होता है फंड साइज बढ़ने पर। तो ये एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड और ETF में आप निवेश कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि इसमें ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं, तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये पैसिवली होते हैं। ये सिर्फ आपको बेंचमार्क को ट्रैक करेंगे, बेंचमार्क को रेप्लिकेट करेंगे, उसको बीट नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बेंचमार्क का मतलब जिस इंडेक्स को ये फॉलो कर रहे हैं तो वो उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही रिटर्न देंगे, जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में वो बेंचमार्क को बीट करके उससे और अच्छा रिटर्न फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी रिसर्च टीम और पूरे उनके खर्चे उसके थ्रू निकाले जाते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। बहुत आपने बारीकी से समझाया एक्सपेंस रेशियो को भी और एग्जिट लोड को भी। प्रोग्राम आखिरी मरहले में है। डॉक्टर रवि सिंह से कंक्लूडिव रिमार्क्स के तौर पर जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं आखिर में ETF और इंडेक्स फंड के ताल्लुक से। देखिए, मैं तो बहुत एक सिंपल लाइन कहूँगा कि अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से आप यहाँ पर जो है वो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इंडेक्स में करें, ETF में करें, स्टॉक मार्केट में करें, अपने इन्वेस्टमेंट की आदत को बढ़ा कर रखें, अपने इन्वेस्टमेंट की आदत को बढ़ावा दें। बिल्कुल एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगा आपसे, अगर हम पिछले सालों पर नज़र डालें तो अंदाजे के मुताबिक अगर हम जानना चाहें कितना रिटर्न दिया है ETF और इंडेक्स फंड ने इन्वेस्टर्स को। देखिए, इस समय मैंने आपको अभी बताया था, मैं पिछले साल में नहीं जाता हूँ नोमान जी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1 जनवरी से आज की डेट का लेता हूँ। तो आपको बताऊँ कि स्टॉक मार्केट पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो दिया है रेलवे ने, और दूसरे सेगमेंट पे अगर जाते हैं तो वो दिया है डिफेंस काउंटर ने, तीसरे सेगमेंट पे जाते हैं तो वो है ऑटो इंडस्ट्री, थर्ड पे आते हैं तो फार्मा, फोर्थ पे अगर आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ पे जाते हैं
तो पावर और सिक्स्थ की तरफ अगर हम यहाँ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको FMCG काउंटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर और भी हैं। रियल एस्टेट ने वैसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया क्योंकि उसने 166% का करीब जो है वो रिटर्न दिया है हाल फिलहाल में, यानी एक साल में। तो आप अग्रेसिव देख रहे हैं, लेकिन जब हम इंडेक्स फंड और ETF की बात करते हैं तो ये रिटर्न आपको एक एवरेज ऑन मिलती है। तो अगर एवरेज ऑन रिटर्न की तरफ जाते हैं जो AUM के हिसाब से क्रिएट हो रही है, उसमें एवरेज रिटर्न देखते हैं तो लगभग आपको 30% के आसपास की इस समय साल की रिटर्न बैठ रही है। और एक्सचेंज ट्रेडेड में अगर जाते हैं तो आपको इसी हिसाब से आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। यानी देखा जाए तो पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से आज ये गुफ्तगू हुई। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे व्यूवर्स ने भी आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी मालूमात हासिल की होगी, जानकारी हासिल की होगी, और ये जाना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, कहाँ से करें, किन बातों का ख्याल रखें। और इसी के साथ आज की इस पेशकश को भी मुकम्मल करने की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप अपने मशवरे हमें इरसाल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।